दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित है सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में लगातार अगर देखा जाए तो साइंस का चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है। हमने पहले चैप्टर पर आपके बीच में 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने उन दोनों लेक्चर को देखा होगा। देखिए होता क्या है कि जैसे मैं मानकर चलता हूं कि आप साइंस का हर वीडियो देख रहे हैं, जैसे खुदा न खास्ता आपने कुछ कंटेंट को उसमें से मिस कर दिया है, यानी पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा ये जो लेक्चर आपके बीच में जाएगा आपको समझ में कम आएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप प्रॉपर मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो आप हर एक वीडियो को जरूर वॉच करें। अगर आप किसी भी वीडियो को मिस कर देंगे तो वहीं से चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप पूरा बहुत बड़ा लेक्चर मैं देता भी नहीं हूं, इसलिए बहुत ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का लेक्चर रहता है। तो मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखा करें, उस वीडियो में कोई भी कंटेंट छोड़ा ना करें, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको जो है इस पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है, लिखी लिखाई नोट्स की जरूरत आपको पड़ रही है, तो यहां देख पा रहे हैं मात्र सिर्फ 220 रुपए में जो है सारे सब्जेक्ट के नोट्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और आपके बीच में मॉडल पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर है। ये चार चीजें हम आपके बीच में सिर्फ 220 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। अपनी बेहतरीन सफलता के लिए आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो यहां दिया गया है नंबर 9452331053। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं नोट्स को प्राप्त करने में या किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं तो आप मुझे अवगत जरूर करा सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक चलिए, अब यहीं से हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का ये 3rd लेक्चर आपके बीच में जा रहा है, ठीक है। यहां देखिए आपके बीच में हमने छोड़ रखा था श्वसन से, यानी रिस्पिरेशन। हम आप जानते हैं कि हमेशा हमारे दैनिक जीवन में जब तक हम पृथ्वी पर जीवित रहते हैं हमें श्वसन की जरूरत पड़ती है, यानी सांसों का आदान प्रदान हमेशा होता रहता है। जैसे मनुष्य या जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर करते हैं। और जो है मैंने कहा आपसे, मनुष्य जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। वही सेम प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है। थोड़ा सा विपरीत ये होता है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस, यानी हम आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और उनके द्वारा रिलीज की गई जो ऑक्सीजन होती है वो छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं उनके द्वारा दी गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा दी गई जो है पेड़ पौधे ले लेते हैं। ये श्वसन कहलाता है। यहां देखिए कहा जा रहा है प्रत्येक जीवधारी सांस के रूप में ऑक्सीजन या O2 लेते हैं। मैंने कहा आपसे इस पृथ्वी पर कोई भी जीव होगा तो वो हमेशा ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। कहा जा रहा है और CO2 बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ नहीं है, श्वसन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा भी। मैंने कहा आपसे कि प्रत्येक जीवधारी आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप इसी को छाप दीजिए, नो, ऐसा ना करिए। कल किसी ने कहा कि भैया हम आपके नोट्स को ले रहे हैं बट हम अपने आप खुद नोट्स बना रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, ठीक है। यही चीजें देखकर आप अपने भाषा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप किस तरह से कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि भैया आप नोट्स को लीजिए और उस नोट्स को लेने के बाद आप समझिए, समझने के बाद आप खुद नोट्स बनाइए और बेहतर होगा। नहीं तो हम तो जो नोट्स आपको दे रहे हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है प्रत्येक जीवधारी सांस के रूप में ऑक्सीजन O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जंतुओं में तबीयत थोड़ी सी खराब है ना। कहा जा रहा है जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें श्वसन के लिए विशेष तरह के अंग पाए जाते हैं। जो जलीय जंतु हैं उनके लिए अलग होगा,
हमारे आपके लिए अलग होगा। अब कैसे अलग होगा समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है प्रायः स्थल पर रहने वाले जीव यानी मनुष्य हो गए, पशु पक्षी हो गए, पृथ्वी पर जो भी रह रहे हैं, ठीक है, स्थल पर पाए जाने वाले जीव या मनुष्य कहा जाए, उसमें हो गए पक्षी के लिए, ठीक है। और यहाँ फेफड़ा, जैसे स्थल पर जो पाए जा रहे हैं उनके लिए फेफड़े की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। और यहाँ जो जलीय जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, गलफड़े होते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्थल पर रहने वाले जीव के लिए श्वसन अंग कौन सा होता है, तो आप कहेंगे जो स्थल पर रहते हैं उनके लिए श्वसन अंग जो होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा लंग्स होता है यानी फेफड़ा होता है। और यहाँ आप कहेंगे जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु के लिए जो रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है या श्वसन अंग पाया जाता है उनमें गलफड़े कहेंगे या आप गिल्स कह सकते हैं, दोनों एक ही शब्द है। गिल्स जो है वो इंग्लिश वर्ड है और गलफड़े जो है वो थोड़ा सा हिंदी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके एक नंबर में पूछा जाता है। अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है जंतु और वनस्पति में वातावरणीय अनुकूलन, ठीक है। जंतु और वनस्पति जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कैसे करते हैं इसको आपको जानना है। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है, समझने का यहाँ से प्रयास करेंगे। देखिए मैं तो यही कहता हूँ भैया कि आपके लिए हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें। यार मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन, अभी जब डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा तो उसमें जो है सॉरी क्षमा चाहेंगे, आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का कहीं साइंस में बैक लग रहा है, ठीक है, कहीं मैथ में बैक लग रहा है, किसी का यार हिंदी में भी बैक लग जाता है। मैं तो हिंदी आपको यूं ही पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक टॉपिक यही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दें, क्योंकि हम यहाँ पर अकेले ही पढ़ाने वाले हैं बाबू, ठीक है। अगर आपको बैच लेना होगा हम हर एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाएंगे, कोई यहाँ अदर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लेना होगा, अगर आपको लगता होगा कि यहाँ से आप खुद जान गए होंगे कि यहाँ से कैसा कंटेंट मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करें अपने बेहतरीन सफलता के लिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है जंतु और वनस्पति में वातावरणीय अनुकूलन। यहाँ एक शब्द आया है थलचर, क्या होते हैं आपने देखा, यहाँ थलचर है, यहाँ जलचर, उभयचर और नभचर। आप इनके शब्द से, जैसे इनको आप जब पढ़ रहे होंगे, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा है और ये चौथा है। आप इनको पढ़ने के बाद खुद ब खुद अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे थलचर क्या होते हैं। थलचर मतलब जो पृथ्वी है, ठीक है। कहा जा रहा है वे जीव जो जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे हम आप जमीन पर पाए जाते हैं तो हम आप थलचर हुए। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण भी लिख रखा है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी आप लिख दीजिए जो जमीन पर पाए जाते हो, है ना, कीड़ा, बिच्छी, सांप, ठीक है, देहाती लैंग्वेज में लोग कीड़ा ही बोल देते हैं, है ना। चलिए यहाँ देखिए अगला कहा जा रहा है थलचर, वे जीव जो जमीन पर पाए जाते हैं, ये तो हमारा हो गया। जलचर सॉरी, कहा जा रहा है जलचर वे जो जल में पाए जाते हो, ठीक है। जलचर मतलब होता है जो जल में पाए जाते हैं, वो जलीय जंतु कहलाएंगे। जैसे हमारा मछली हो गया, ठीक है, मछलियां हमेशा जल में पाई जाती हैं। आपको ये पता ही होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। छोटे से बच्चे को आपने खुद भी पढ़ाया होगा, ठीक है। मछली को अभी बाहर निकालो तो वो किस तरह से तड़फड़ाती है, यानी उसका पूरा संसार उसी पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो मछली होती है वो जलीय जंतु है। उभयचर जो जल और थल दोनों में पाए जाए, जैसे जो जमीनियों जो पनियों में रह ले और जो पृथ्वी पर भी रह ले, दोनों जगह पर अपने आप को सरवाइव कर ले, वही हमारा क्या कहलाएगा, उभयचर कहलाएगा। तो इसमें कहा जा सकता है कि कछुआ हमारा हो गया, ठीक है, मेढक हो गया, ये दोनों हमारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। नभचर सॉरी यार कुछ ज्यादा ही दिक्कत इस समय हो रही है क्योंकि बोलने में, ठीक है। यहाँ कहा जाए नभचर जो होता है जो वायु में उड़ते हैं, जैसे जो चिड़िया हो गई, चिड़िया हमेशा आसमान में वो भ्रमण करती रहती है ना, तो वो चिड़िया जो होंगी वो नभचर कहलाएंगे। कोई भी चिड़िया आप ले लीजिए, मैंने यहाँ किसी खास को ही लिख दिया, कौवा लिख दिया, गौरैया लिख दिया, बट यहाँ आप चिड़िया लिख सकते हैं। चिड़िया वो हमेशा जो है भ्रमण करती रहती है, वो हमारे नभचर कहलाती हैं, ठीक है।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट करके कुछ शब्द को लिखा है, आप इनको थोड़ा सा जरूर ध्यान देंगे क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है जलीय पौधों की पत्तियां प्रायः सतह पर स्थित होती हैं। आपने जलीय पौधों को देखा होगा, ठीक है, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो हमेशा जो जल होते हैं उसी की सतह पर वो तैरती रहती हैं, है ना। तो वो क्या कहलाती हैं, यहाँ देख पा रहे हैं जलीय पौधों की पत्तियां प्रायः जो है सतहों पर पाई जाती हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय पौधों की पत्तियां जो है प्रायः कहाँ पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे प्रायः जल के सतह पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। अगला कहा जा रहा है पानी में। जैसे आपने जो है गेहूं वगैरह देखा होगा, जो भी सीड्स होंगे उसे आपने देखा होगा। जब वो हमारा कोई भी बीज होता है, जब वो खराब हो जाता है, हम आप पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगता है, हम आप जान जाते हैं कि वो खराब हो गया है। तो वही चीजें यहाँ भी कही जा रही हैं कि पानी में बीज डालने से बीज ऊपर आ जाए तो खराब है। मैंने कहा आपसे, पानी में अगर आपने बीज को डाला और अगर वो पानी की सतह पर तैरने लगा तो आप समझ लीजिए उस बीज की कहानी जो है खत्म हो गई है, आपको दूसरा बीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगला यहाँ कहा जा रहा है बीज के अंकुरण के लिए उचित पानी, वायु जो है ताप आवश्यक होता है। कहा जा रहा है आपसे बीज के अंकुरण के लिए, यानी जो बीज हम बोते हैं, जैसे इस समय हम गेहूं तो बो रहे हैं, लेकिन अगर यही गेहूं खुदा न खास्ता आप विचार करें कि यही गेहूं हम ले जाकर मई जून में बोए तो क्या ये गेहूं हमारा जमेगा? नहीं जमेगा, ठीक है। अच्छा, जो हम आप बरसात में बोते हैं, जो फसल अभी इस समय हम धान को लगा दें तो क्या धान लगेगा? ठीक है, नहीं लगेगा, क्योंकि पानी हम आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जो ताप होगा, जो पानी होगा, यहाँ जो वायु होगी, हर एक फसल के लिए हर एक जो ऋतु होती है वो महत्वपूर्ण होती है। धान के लिए बरसात ऋतु है, ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है बीज के अंकुरण के लिए उचित ताप है, पानी है, वायु आवश्यक होता है। बिना इसके हमारा जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं होगा। आप नोट करिएगा, कभी आप जो है अपने आप को एक बार करके देखिएगा प्रैक्टिकली तौर पर, ठीक है। आप धान को ले जा करके धान आप जब जो है बेहन वगैरह डालेंगे तभी लगा पाएंगे। आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कहा जा रहा है जलीय पौधे हल्के होते हैं क्योंकि उनमें उनके अंदर वायु कोष्ठ होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो जलीय पौधे होंगे, जो जल पर पौधे होंगे उनमें वायु कोष्ठ होगा, अंदर वायु भरी होती है, इसलिए वो जमीन पर तैरते हैं। अभी आप एक लोहा को पानी में डालिए, का उसके अंदर वायु भरा होगा? नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी जिनके भी अंदर आपने ट्यूब को देखा होगा, अभी आप खाली ट्यूब को उसमें डाल दीजिए पानी में तो वो डूब जाएगी, लेकिन उसी के अंदर अगर आप वायु को प्रवेश करवा देते हैं, ठीक है, तो आप उसी की सतह पर तैरेंगे हमेशा, कभी वो डूबेगी नहीं ट्यूब। आपने देखा होगा तमाम अगर आप नदी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो लोग बड़ी बड़ी ट्यूब ले लेते हैं, ये जो ट्रक वगैरह की होती है, वो पानी में रख करके हवा भर करके उसी पर तैरते हैं, पूरे नदी में गोता लगाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वायु भरा है इसलिए वो डूबेगा नहीं। तो वही चीज मेरे कहने का है, मैं तो यहाँ जो पौधों की बात किया है, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में समझेंगे तो और बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। यानी जिनके भी अंदर हवा भरा होगा, है ना, तो वो कभी डूबेगी नहीं, वो सतह पर तैरती रहेगी, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपके बीच में है फिटकरी का, बहुत बार पूछा गया है, अनवरत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिटकरी को हम पोटास एलम भी कहते हैं, फिटकरी भी कह सकते हैं। इस सूत्र को आप नोट करिएगा, K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये आपकी फिटकरी का सूत्र है। आप इन्हें अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं बार बार याद दिलाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो बेहतर है, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। चूंकि ये पूछा भी जाता है जब आप यूपी टेट लेवल जैसी परीक्षाओं को साइंस में देंगे ना, तो हमेशा वहां पूछा जाता है। अरे हाँ, खुदा न खास्ता कभी ना पूछा जाए, आप कहेंगे पूछा तो नहीं गया, आप कह रहे थे पूछा जाएगा, यार वो अलग का मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, ठीक है। चलिए सॉरी, आगे कहा जा रहा है जंतु और पौधों में अंतर। जो जंतु हैं और पौधे हैं उनमें क्या अंतर है, क्या समानता पाई जाती है।
फिर से आप एक बार देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जंतु और पौधों में अंतर बताइए। यहाँ लिखा है वृद्धि, मैंने सभी को एक ही में समेटने का प्रयास किया। बनता तो 2 कॉलम है, एक कॉलम जो पौधों के लिए, एक कॉलम जंतु के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने उस तरह से नहीं किया। आप खुद दिमाग लगाएंगे, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप नोट्स को जरूर प्राप्त करें। जो चीजें, हालांकि यही चीजें हम नोट्स में भी आपको देंगे, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस रहता है, ठीक है। नोट्स जैसे यहाँ मैंने एक ही में शॉर्ट करके लिख दिया है, यही अगर आप नोट्स को परचेज करते हैं तो नोट्स में बखूबी अलग अलग चीजों को मैंने लिखा है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नोट्स को आप जरूर, यार 220 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आप बाजार जाते होंगे तो 220 रुपए खर्च हो जाता होगा, लेकिन कभी यार काम के लिए खर्च करिए, ठीक है। कभी आप अच्छे कामों के लिए खर्च करिए, यही अच्छा काम आगे चलकर आपको 220 रुपए की जगह बहुत सारे पैसों को दिलवाएगा। लेकिन आप अच्छा काम करिए, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि 220 रुपए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कहा आपसे किसी भी संस्था को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। आप ही मेरी जगह पर होते तो ये जरूर करते, कुछ न कुछ आपको चाहिए, ठीक है। हर किसी से तो मैं ले नहीं रहा हूं, अगर आप इच्छुक हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर इच्छा है तो लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इससे बेहतर क्लास आप और कहीं नहीं पाएंगे। अगर कहीं मिलता है तो मुझे कॉमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए, मैंने कहा आपसे जंतु और पौधों में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर आपके बीच में वृद्धि का है। पौधों में वृद्धि विशालतम रूप में होती है, लेकिन जीव जंतुओं में वृद्धि जो है एक नियत समय तक होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम आप जीवन पर्यंत तक हमारे 5 उंगलियां निकल गई तो फिर कहीं इधर से निकलेगी। सॉरी यार, खांसी कुछ ज्यादा ही आ रही है, क्षमा चाहेंगे, ठीक है। मैंने कहा आपसे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें कहीं जीवन पर्यंत टहनियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन हमारे आप में ऐसा नहीं होता। हमारे आप का एक नियत वृद्धि का समय होता है। 18 वर्ष 19 वर्ष तक हमारी हाइट रुक जाती है, उसके बाद हम नहीं बढ़ते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। लेकिन पेड़ हमारे ऐसे हैं, वृक्ष हमारे ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा नई नई पत्तियाँ निकलती, कहाँ हमारे भी नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, नई नई टहनियाँ निकल आते हैं। ऐसा नहीं होता हमारे पास 5 उंगलियां है तो ऐसा नहीं होगा कि 6 उंगलियां हो गई। हाँ, ये खुदा न खास्ता हार्मोन्स की वजह से किसी को आपने देखा होगा 6 हो गए, का 6 के अलावा 7 होती होंगी, 10 होती होंगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस यही है कि पौधों में वृद्धि विशालतम रूप में होती है और जीव में वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। संवेदनशीलता के गुण, जीवों में संवेदनशीलता अधिक होती है, पौधों में संवेदन शक्ति जो है वो कम पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जीव हैं उनमें संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। उन्हें आप मारिए अगर तो उन्हें दर्द का एहसास होगा, लेकिन आप पेड़ को काट डालिए, क्या उन्हें नहीं ऐसा। जंतु जो होते हैं वो अपनी दर्द को प्रकट कर सकते हैं, संवेदनशीलता को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वृक्ष जो है वो नहीं कर सकते हैं। वृक्ष को भी दर्द होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन रही बात प्रकट करने की तो हम आप चिल्लाते हैं, रोने लगते हैं, कुछ होता है, लेकिन वृक्ष ऐसा नहीं करते। वही यहाँ कहा जा रहा है, जीव उसे प्रकट कर सकते हैं जबकि पौधे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला आपका आता है प्रकाश की आवश्यकता। फोटोसिंथेसिस को आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है पौधों को बढ़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि मनुष्य के लिए कहा हमको भी प्रकाश की आवश्यकता होगी। हम आप तो अभी मई जून में 1 आध घंटा धूप में पड़ जाएं तो मुझे लगता है कि आपको मूर्छा आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पौधे बेचारे जीवन पर्यंत, चाहे गर्मी पड़े चाहे धूप हो, ठीक है, चाहे ठंडक पड़े, हमेशा वो अपने स्थान पर अडिग रहते कि जाके घर में घुस जाते हैं। नो, ऐसा नहीं करते ना। अभी हमारे आपको थोड़ी सी भी ठंडक लगे तो तुरंत हम आप स्वेटर पहन लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, कुछ भी कर ले। बारिश होने लगे तो हम आप घर में घुस जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते हैं। कहा जा रहा है प्रकाश की आवश्यकता पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश की सहायता से ही अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन हमें आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेड़ पौधे हमें अपना भोजन खुद देते हैं, ठीक है। हम आप पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, लेकिन पेड़ पौधे हम पर नहीं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और आगे अगर हम कहें आपसे
आगे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि थोड़ा सा एक फोन आया, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला कहा जा रहा है भोजन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भोजन में अगर हम कहें तो इसमें स्पष्ट रूप से आप समझने का प्रयास करिएगा। जीव अपने भोजन के लिए पौधों का उपयोग करता है, जबकि पौधा नहीं करता। मैंने आपको बताया अभी कि जो जीव हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है, जो जीव होते हैं अपने भोजन के लिए पौधों का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब ये प्रकाश की आवश्यकता की बात कही जा रही थी तो उसमें मैंने स्पष्ट किया कि जो भोजन होता है, जीव अपने भोजन के लिए पौधों का उपयोग करता है, लेकिन क्या पौधे भी भोजन के लिए हमारा उपयोग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी के क्रम में हमारा अगला आ रहा है स्थान की बात करें तो जो पौधे होते हैं वो एक स्थान पर रहकर बढ़ जाते हैं, लेकिन हम आप अनवरत जो है चल फिर करके जो है हमारी आपकी वृद्धि होती रहती है, ठीक है। चल फिर कर जो कुछ भी करना होता है करते रहते हैं। तो ये तो था सेकंड चैप्टर का आज लास्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए मैं तो यही कहता हूं कि अगर आपको जहां कोई भी दिक्कत हो रही है आप मुझे अवगत कराएं। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। भैया जब आप हमें नहीं बताएंगे तो जो हमारी गति चल रही है सेम यही गति चलती रहेगी, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, मैं तो जान नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे बताते हैं कि भैया ऐसा करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहीं से आप फिर से बताइए, तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि वहीं से एक नया लेक्चर दिया जाए। पहला चैप्टर तो समाप्त हो चुका है साइंस का, अब इसमें जहां ना आया हो आप मुझे बता दीजिए हम, ताकि जब अगला चैप्टर आए साइंस का तो उसमें हम उसे समाहित कर सकें। और नहीं बताएंगे तो ये तो आज फिनिश ही मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ दारोमदार आपके ऊपर है, जैसा भी आप कहेंगे उसी तरह से चला जाएगा। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो यहाँ नंबर दिया गया है 9452331053, आप इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।